नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार पुलिस में जो नया सिलेबस क्लास 9 और 10 का ऐड हुआ है, नए सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट और चैप्टर ऐड हुआ है उसका सटीक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस में जो चेंज हुआ है, ठीक है, वो आपके सिलेबस जो बिहार पुलिस वेबसाइट पर दिया हुआ है, आपका सिलेबस ये अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जाकर ये अपलोड कीजिएगा। आप डाउनलोड कीजिएगा सिलेबस, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 10 का। ठीक है, ये देखिए क्लास 10 का आपका दिया हुआ है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, जो जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, नया नया जो ऐड हुआ है, वही वही टॉपिक से वही वही जो क्लास 10 का है, जो सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, आप देखिए सबूत के साथ ये दिखाते हैं आपको, और यही सारे क्वेश्चन आपको आपको अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो संसाधन हो गया, दूसरा आपका है कृषि संसाधन हो गया। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपका ऐड हुआ है। ठीक है, फिर है बिहार कृषि, जो है प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या है ये। इसके बाद पहले ये वाला देखिए, इसके बाद आता है जल संसाधन है। ठीक है, उसके बाद खनिज संसाधन है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन है नहीं, उसके बाद है निर्माण उद्योग। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपको बताते हैं कि यहाँ तक का जो वीडियो है अपलोड पार्ट 1 में कर चुके हैं, और आज जो बाकी जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है आपका, वो आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, निर्माण उद्योग से सारे ऑब्जेक्टिव जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे, फिर परिवहन संचार एवं व्यापार का देखेंगे, फिर प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या देखेंगे, और मानचित्र का अध्ययन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए और बिहार पुलिस के जितने छात्र हैं सभी के लिए, इससे बेहतर वीडियो कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आपके लिए अभी कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में आपको लेकर आ गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए निर्माण उद्योग है ना, इस निर्माण उद्योग से जो भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो बिहार के बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्लास 9 और 10 नाम से, नए सिलेबस के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर देखिए, ये सूती वस्त्र ये है। ठीक है, कृषि पर आधारित है, और सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं, बाकी चीनी और जूट वस्त्र जो है ये सब कृषि पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब सीमेंट से भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2023, 22, 21, 19 है ना, 16, 15, कितनी बार ये पूछा गया, कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए सीमेंट किसका मिश्रण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चूना, सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, ये सभी का मिश्रण है सीमेंट। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, क्या है, तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर, सीमेंट में 65% चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सीमेंट का खोज किसने किया था, आविष्कार इसका किसने किया था, तो जोसेफ आस्पदिन ने किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था चेन्नई में। ठीक है, याद रखना है कब किया गया था, 1904 में किया गया था। 1904 जैसे आए तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन कर लेना है। पहला तो ये हो गया, 1904 में पहला सीमेंट जो है संयंत्र स्थापित किया था चेन्नई में। दूसरा है अभिनव भारत की स्थापना जो किया था किसने, बी.डी. सावरकर ने कब किया था, तो 1904 में ही किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का बर्मिंघम कहा जाता है किसको, जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर यानी कि स्टील के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो इसलिए ये जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में भी जो है बर्मिंघम है, वहाँ जो स्टील के लिए, इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए भारत में प्रसिद्ध है जमशेदपुर। जमशेदपुर में एक याद रखना आपको, टिस्को की स्थापना कहाँ हुआ था, तो जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, टाटा स्टील वाला ये स्थापना जमशेदपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, पहली बार फूट हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, ये सब रिलेट करके पढ़ने से आपको क्या याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, तो किया गया था द्रविड़, यानी आपको याद करवाए थे द्रविड़, यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होता है डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या
आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। जैसे एक ये ब्रिटेन के सहयोग से ये क्या हुआ, दुर्गापुर हो गया। देखिए इस यहाँ पर 4 जो है इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है और दुर्गापुर है, ठीक है। तो बोकारो और भिलाई ये दोनों जो है इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, बोकारो और भिलाई। इसे याद कैसे रखना है, तो बोकारो ऐसे बीरू और भीरू, ठीक है, बीरू भीरू ये नाम याद रखिए, जो कि वीरेंद्र सहवाग को बोलते थे बीरू। तो बीरू और भीरू यानी कि बीरू से बोकारो रूस के सहयोग से, भीरू मतलब भिलाई जो है इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। बोकारो कहाँ है, झारखंड में, भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद ऐसे रख लेना है, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इसको याद रखना है, द्रविड़ है ना, राहुल द्रविड़ जो खिलाड़ी था, बस इसे याद रखिए, याद रहेगा आपको, ठीक है। द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो याद रखना आपको, भिलाई, राउरकेला और जर्मनी, ये भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये तीनों जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ठीक है। और बोकारो जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब हुई थी, तो पहली जो भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में और तीसरा औद्योगिक नीति जो है नई औद्योगिक नीति ये आया है 1991 में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग ये स्थापित किया गया था कोलकाता में, ठीक है। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कोलकाता में 1818 में स्थापित हुआ था। और जो दूसरा है यानी कि नई अगर पूछ ले जाए कि जो आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ था 1854 में, ठीक है। देखिए पहले वाला जो स्थापित हुआ था ये असफल हो गया था, और बाद में जो दूसरा स्थापित हुआ था यानी कि इसको भी आधुनिक भारत का सूती वस्त्र उद्योग पहला स्थापित हुआ था 1854 में मुंबई में, ये सफल हुआ, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कोलकाता नहीं रहे तो आप आंसर पहला भी पूछेगा कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुंबई में हुआ था 1854 में, क्योंकि ये कोलकाता वाला ये असफल हो गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी यानी इसको IISCO कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये स्थापित हुआ था कहाँ, बर्नपुर में, ठीक है, याद रखना है, बर्नपुर में। बर्नपुर ये है कहाँ मालूम, तो ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखना है, पश्चिम बंगाल में ये बर्नपुर। भारत में जो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था, तो बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। अब ये इसको का फुल फॉर्म भी कभी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसकी स्थापना 1918 में हुआ था। ये कहता है क्या, टिस्को क्या है, तो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना। इसकी स्थापना जो कि 1907 में हुआ था, टिस्को की जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ये कहाँ है, कोलकाता और कोनागरी है ना, कोनागरी ये क्षेत्र में है ना, कोलकाता और कोनागरी में है ये, ठीक है। और कोलकाता अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, खा सकते हैं, तो किसको खा सकते हैं, चीनी है ना, उपभोक्ता उद्योग क्या है, चीनी। नेक्स्ट है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो पहली जूट मिल स्थापित हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है, याद रखना है, कोलकाता में। और सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और देश में पूछे तो बांग्लादेश है, ठीक है। अच्छा, पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। किसने किया था, तो सेठ हुकुम नंद ने किया था, ठीक है, याद रखना है, सेठ हुकुम चंद ने किया था। नेक्स्ट है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है बंगलोर, ठीक है, बंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ठीक है। और अच्छा, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है, सिल्क सिटी
भागलपुर को कहा जाता है, याद रखना है, भागलपुर को रेशम की नगरी कहा जाता है, ठीक है। और ये कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। नेक्स्ट है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है ये जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी, ठीक है, काफ़ी फेमस है, याद रखना है। सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि देश का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में ही स्थापित किया गया था 1951 में। और ये कहाँ है सिंदरी? तो झारखंड में है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला ये कहाँ है? तो राउरकेला आपको है, ये है उड़ीसा में, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में, सभी को याद रखना है, ठीक है। बोकारो पूछे कहाँ है? तो झारखंड में। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से कौन सा है ये बताना आपको, ठीक है। तो छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। खिलौना क्या? छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन? बोकारो लौह इस्पात जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी जैसे ये क्या प्राइवेट है, जे सीमेंट, जेके सीमेंट हो गया, टाटा हो गया, रेमंड हो गया, ये सब प्राइवेट है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले जो स्थापित लौह इस्पात कंपनी है वो कौन सा है? तो यही है टिस्को, है ना, टिस्को, जो कि टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जब सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल क्या है? तो याद रखना है, पीतल से किसका मिश्र धातु है? तो याद रखना है ये तांबा और जिंक का मिश्रण है, ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा हमेशा पिताजी, ठीक है, पीतल, तांबा और जिंक का ये मिश्रण है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर ये अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। नेपानगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज बोला जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितना जो क्षेत्र है जो विकसित है? तो विकसित है पूछा जा रहा है, तो ये 10 है ना, याद रखना है, 10 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये डेवलप्ड है, विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर आता है परिवहन, संचार एवं व्यापार, ठीक है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, देखिए ये सब क्या काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कई भी एग्जाम में पीछे भी देखेंगे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम ले ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये हल्दिया और प्रयागराज से जोड़ता है, ठीक है, हल्दिया और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज इलाहाबाद को क्या बोलते हैं आप? प्रयागराज, ठीक है। तो देखिए ये तो आंसर हो गया, लेकिन आपको कम से कम 4 है ना जलमार्ग जो है जो याद रखना है, ठीक है, वो कौन कौन सा है? देखिए NW1 पहला क्या है? पहला जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो 2 जोड़ता है सदिया को धुबरी से जोड़ता है, ये सदिया से धुबरी को जोड़ता है 2, ठीक है, सदिया को धुबरी से जोड़ता है। और तीसरा जो है ये जोड़ता है किसको? तीसरा जो है कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम तो जोड़ती है ये तीसरा। और चौथा जो है जलमार्ग है वो काकीनाडा से कोमानूर तक जाती है, ठीक है, काकीनाडा से कोमानूर तक जाती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये कोल्लम से कोट्टापुरम जो है ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जो जलमार्ग है 3 ये किस राज्य में है? तो ये केरल में है, ठीक है, ये याद रखना है, ये कहाँ है? तो केरल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा इसको याद ऐसे थोड़ा सा रख लीजिए, थोड़ा सा क्या है कोई भी चीज़ें हैं ना थोड़ा जो कठिन होता है उसको कहीं से रिलेट कर लेते हैं ना थोड़ा, तो याद रहता है आपको, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रखना है, देखिए हप साधु, तो देखिए जलमार्ग जो है 1 2 याद होगी आपको, हप साधु, हल्दिया से प्रयागराज, साधु से क्या हो जाएगा? सदिया धुबरी, ठीक है, हप साधु है ना, हप साधु कोको यानी कोल्लम से कोट्टापुरम, हप साधु कोको, है ना। तो ये आपको याद रहेगा, 3 गो निश्चित रूप से याद रहेगा, हप साधु कोको यानी 3 गो आ गया, हप से हो गया हल्दिया से प्रयागराज, साधु से सदिया से
धुबरी, और कोको यानी कि कोलम से कोट्टापुरम, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा जलमार्ग जो है काकीनाडा से कोमानूर तक जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है ये है उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। सबसे छोटा रेलवे जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी रेलवे। सबसे बड़ा रेलवे जो हम पूछे तो वो है उत्तर रेलवे, सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको गोरखपुर में, ठीक है। अच्छा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर रेलवे जैसे देखिए कम से कम ये 4 तो आप निश्चित रूप से, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, ठीक है। और उत्तर रेलवे का हो गया नई दिल्ली, ठीक है। और दक्षिण का चेन्नई, ठीक है, दक्षिण का चेन्नई। पूर्व का कोलकाता। पश्चिम का, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय वो है मुंबई, ठीक है, याद रखना है। और एक अपना याद रखना है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कि फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है। और कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 10 विकसित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि एन्नोर बंदरगाह ये जो पतन है किस राज्य में स्थित है। तो एन्नोर बंदरगाह ये है तमिलनाडु में, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ, तमिलनाडु में। अच्छा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह भी आपको कभी मिले तो इंसर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह या तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछे तो वो है मुंबई, ठीक है। अच्छा, किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम रखा गया है, तो नवाबा शोवा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नवाबा शोवा बंदरगाह भी मुंबई में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे का यानी कि बीच वाला मध्य रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ है, तो आपका मुंबई में है, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है सिकंदराबाद में। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। उत्तर पूर्वी का मुख्यालय तो गोरखपुर में है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो रेलवे की शुरुआत आपको मालूम है 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में जो बम्बई से थाने के बीच चला था 34 किलोमीटर, ये डलहौजी के समय चला था, ठीक है। तो वहीं से टिक कर देना डलहौजी, है ना। टेलीग्राफ की भी डलहौजी के में ही समय ही ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो ट्रेन का नाम था, पहला ट्रेन का नाम क्या था, वो ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन क्षेत्र, है ना। तो ये निर्यात संवर्धन क्षेत्र क्या, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, है ना। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है निम्न में से किस में बदल दिया गया है, तो ये बदल दिया गया किस में, तो इसका करेक्ट आंसर है ये विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया है। इसी का नाम अब क्या कर दिया, SEZ, स्पेशल SEZ, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पहला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कांडला में किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कांडला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये मेघालय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे, है ना, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो उत्तर का हो गया नई दिल्ली, ठीक है। पूरब का पूछे तो कोलकाता, और उत्तर का हो गया नई दिल्ली, पूरब का पूछ दिए तो कोलकाता, दक्षिण का चेन्नई और पश्चिम का मुंबई। नेक्स्ट है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण ये किया गया था 1953 में, है ना। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। तो इसको नाम से याद रखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखते साथ टिक कर देंगे। मोरमुगांव, गाँव यानी गोवा, गाँव यानी गोवा में है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह, कांडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला कहाँ मिलेगा, तो आपको गुजरात में कांड हो गया। तो कांडला यानी कांडला बंदरगाह पूछे या कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछे तो इसको ऐसे याद रखना है, रात में कांड हो गया यानी कांडला गुजरात, कांडला गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी ये किया गया था
1957 में किया गया था, ठीक है, याद रखना 1957 में। जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है, ये है जल परिवहन है, ठीक है, जल परिवहन है, ठीक है, याद रखना है जल परिवहन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत जो है ना जल मार्ग से व्यापार किया जाता है, तो 95% जो है जल मार्ग से ही व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये डलहौजी के समय हुआ था। तो ये हुआ था कब, 1854 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है 1854 में हुआ था। नेक्स्ट है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी ये चलती है महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना है नाम में है ओडिसी, ठीक है, लेकिन ये उड़ीसा नहीं टिक करना है, महाराष्ट्र में जाना, ठीक है, ये महाराष्ट्र में चलती है। नेक्स्ट एक एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया कहाँ, भारत में है। जो किया गया था कहाँ, जो अभी आर्थिक क्षेत्र था ये कांडला में किया गया था ना, कांडला गुजरात में। तो वही पूछा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में किया गया है। और कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है विकसित है, जो 10। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो संचार सेवाओं का अंग कौन होगा, संचार सेवा का अंग हो गया समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है ना, इसमें सभी है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र में आ जाएगा कौन, उत्तर रेलवे क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है उत्तर रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा ये कहाँ उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा ये कोलकाता में तो है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोलकाता में है। और सबसे पहले जो कि कोलकाता में ही स्थापित हुआ था मेट्रो रेल सेवा, ठीक है, कोलकाता और दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, मेट्रो रेल सेवा है कोलकाता और दिल्ली में है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और सबसे पहले आपको अगर पूछे कि सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, 1984 में हुआ था, ठीक है। और पहली जो पानी के अंदर चलने वाला मेट्रो ये कहाँ शुरू हुआ था, ये भी कोलकाता में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से है ना, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से है, क्योंकि ये किसको किसको जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो चेन्नई बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह पूछे तो कांडला बंदरगाह, ठीक है, ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन, NH-44 है, ठीक है, तो NH-44 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये वर्तमान में NH-44 है, लेकिन उस समय की बात है तो ये इसके अनुसार ऑप्शन ये है NH-7 है, ठीक है। और जो NH-44 है याद रखना ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में, ठीक है, याद रखना है 1986 में। और एक चीज़ आपको हमेशा बताते हैं, आपको जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन है तो जब उससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर है कि एक साथ रिवीजन करना चाहिए, रिलेट कर लेना चाहिए। अब जैसे 1986 आया तो 1986 से कोई भी ऐसी घटना है आपको याद आ रहा है तो उसको रिलेट करके यहाँ पर रिविजन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में हुआ था, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही पारित हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। और जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो सड़कों को बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़क किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है, तो विदेशी मार्ग जो व्यापार होता है वो जल मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये और कितना प्रतिशत होता है, तो 95% होता है। पहले प्राचीन में भी जो यूरोपीय लोग हैं, वास्को डी गामा जैसे, वो समुद्री मार्ग से भारत आया था, ठीक है, तो इसलिए समुद्री मार्ग से ज़्यादा व्यापार होता है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से कौन कौन सा है, तो याद रखना है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, चेन्नई है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई इसमें है। ठीक है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था, तो ये दिया गया था 2005 में दिया गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार कब पर लागू हुआ, आरटीआई है ना, आरटीआई भी 2005 से ही शुरू हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। अच्छा, डाक कोड कितने अंक का होता है, तो वो 6 अंक का होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो सड़कों का एक वर्ग नहीं है कौन, तो इसमें सीमांत सड़कें जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। जैसे देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा, ये क्या है, सड़कों का एक वर्ग है। यानी कि जो से वर्ग का मतलब है कि जो ये गलियारा है ये रोड है और शहरों को ऐसे करके जोड़ता है ना, तो वर्ग ये चारों तरफ से शहरों को जोड़ता है। एक्सप्रेस वे भी है, ये सड़कों का एक वर्ग है। और स्वर्णिम चतुर्भुज तो है ही है ना, जो आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ये जो सीमांत सड़कें ये नहीं होगा, क्योंकि सीमांत सड़कें ये बॉर्डर वाला हो गया ना, ये है बॉर्डर, ये रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्रो है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ये बात है। और बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, तो ये मई 1960 में हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर आपका आ जाता है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ये सभी जो टॉपिक है सभी चैप्टर है आपके सिलेबस का है, और सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बिहार बोर्ड 9 और 10 क्लास का, इसमें तो सिर्फ 10 क्लास का बता रहे हैं, फिर आगे आपको 9 क्लास का भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें 10th क्लास का बिहार बोर्ड का ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो सिलेबस में ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पर देखते हैं बिहार कृषि एवं वन संसाधन के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो ये है आपका 7% में वन है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, लेकिन भारत में अगर पूछे वर्तमान में क्या है, तो 24.62% वन है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य संपन्न है। तो बिहार राज्य संपन्न है किसमें, कृषि प्रधान में। ठीक है, कृषि प्रधान है बिहार राज्य। और बिहार के जो कुल भूमि पर कितना प्रतिशत कृषि होता है, तो 60% पर कृषि होता है। और बिहार का कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है, तो 80% लोग कृषि पर निर्भर है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना ये है वाल्मीकि नगर में। ठीक है, याद रखना है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो सब जानते हैं नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है। नेक्स्ट है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो किस जिले में है, तो गाना आया था ना, चलें बिहार नवादा घूमे, वो है ना, ककोलत के झरना गए, तो वही नवादा में है। इसका करेक्ट आंसर है नवादा। ककोलत झरना कहाँ है, तो नवादा में है। नेक्स्ट है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो अमरकंटक से जो इस नदी की उत्पत्ति हुई है वो है सोन नदी। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए अमरकंटक से जो नदी निकलती है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना अमरकंटक से 3 प्रमुख नदी निकलती है, वो है नर्मदा और सोन और एक है जोहिला दर्रा। ठीक है, जोहिला, नर्मदा नदी और सोन नदी और जोहिला दर्रा, जोहिला ये नदी ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक का तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखना है। ये बिहार की बात है जब बिहार झारखंड ये सब एक में था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो सोन नदी घाटी परियोजना ये बिहार का पुराना नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है बिहार में कितने ज़िले हैं, तो आपको मालूम है बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। लेकिन यहाँ से एक बायोलॉजी का प्रश्न याद रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये अपने बिहार के जिला से एक प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है
बिहार में कितना प्रतिशत कृषि है, तो कितना है, तो कितना प्रतिशत कृषि है, तो ये पूछे तो है कितना 60% हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कितना प्रतिशत लोग यानी कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, तो वो 80% है। नेक्स्ट है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। ठीक है, याद रखना है गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। और गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, तो जॉन गार्स्टिन ने करवाया था। जॉन गार्स्टिन, याद रखना है, जॉन गार्स्टिन ने गोल घर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है बिहार में रज्जू मार्ग है, तो रज्जू मार्ग पहले है क्या ये समझेंगे तो आसानी से आंसर कर देंगे। रज्जू मार्ग बोलते हैं किसको, रोपवे को। जो राजगीर में है ना रोपवे, जो तार पे जो चलते हैं है ना, उसमें लटकाया रहता है, तो रोपवे जो होता है वो होता है रोपवे, उसको रज्जू मार्ग कहा जाता है। तो ये कहाँ है, तो अपना राजगीर में है रोपवे। ठीक है, और उधर झारखंड की बात करें ना, जो देवघर में जो एक बार इसमें रोपवे में आदमी लोग फंस गया था, तो वही रोपवे की बात कर रहा है। तो यहाँ बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में है। ठीक है, राजगीर से एक और प्रश्न करंट अफेयर में याद रखना है कि बिहार का जो पहला ग्लास ब्रिज जो है ये कहाँ बनाया गया, तो राजगीर में ही बनाया है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में पाया जाता है कैसी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी से और क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है, और बिहार में जैसे इसको कछारी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान किसको बोलते हैं मालूम, चिड़ियाघर को। पटना में जो चिड़ियाघर है उसी को संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो गोल घर बनाया गया था ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था 1786 में। ये इसका स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, किसने किया था, जॉन गॉर्स्टिन ने किया था। नेक्स्ट है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो वन का फैलाव है 7%। ठीक है, तो ऑप्शन में है नहीं, 7% वन का फैलाव है, आंसर 5 कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा कहाँ होती है, रोहतास में होता है। ठीक है, अब रोहतास से एक दो प्रश्न याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण। कौन सा, तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे साक्षर जिला है रोहतास है। और सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, तो रोहतास में ही होता है। ठीक है, धान का कोटरा किसे कहा जाता है, तो रोहतास को ही कहा जाता है। सबसे अधिक वर्षा अगर पूछे तो वो कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किशनगंज में, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कांवर झील स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में। ये जो बिहार का पहला जो है रामसर साइट कौन था, तो ये ही कांवर झील है बेगूसराय में। ठीक है, लेकिन एक और अभी करंट अफेयर में आपको याद रखना है, दूसरा भी आपका बिहार में दूसरा रामसर साइट हो गया कौन, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जमुई में है। नेक्स्ट है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो 80% है ना। और कितना भूमि है कृषि योग्य, तो बिहार का है 60%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो 60% क्षेत्र में खेती किया जाता है। और कितने लोग निर्भर है, तो 80%। नेक्स्ट है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है, तो ये कब हुआ है, 1955 में हुआ है। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 में हुआ है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो कितना है, 6374 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है, कहाँ पर है, तो ये है कैमूर में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, कैमूर है। उसके बाद है पश्चिम चंपारण है। नेक्स्ट है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है आपका गंगा का दियारा जो है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा तंबाकू की बात आई है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी में है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तंबाकू में मोजेक रोग पाया जाता है जो वायरस के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के जूट उत्पादन में
क्या हुआ, जूट उत्पादन में कैसी स्थिति है, तो गिरावट हो रही है। ठीक है, जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और जिला पूछे तो बिहार में कहाँ है, तो पूर्णिया है। ठीक है, और देश पूछे तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चैप्टर आ गया खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसका पहला प्रश्न क्या है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ है, भागलपुर में। ठीक है, कहलगांव भागलपुर में। बरौनी थर्मल पावर कहाँ है, तो बेगूसराय में है। और देखिए तापीय विद्युत परियोजना का पूछा जा रहा है, तो कहलगांव आपका भागलपुर में हो गया। बरौनी थर्मल पावर कहाँ है, तो बेगूसराय में है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर पूछे तो औरंगाबाद में है ना, नवीनगर कहाँ है, तो औरंगाबाद में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है बिहार की प्राचीनतम, देखिए इतना बता देते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। जब भी पूछा जाएगा, जैसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन अगर आएगा तापीय विद्युत परियोजना से, तो यहीं से प्रश्न आएगा चारों से। जैसे कहलगांव याद रखना बस कि भागलपुर में, बरौनी बेगूसराय में, नबीनगर औरंगाबाद में, और कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना वो है सोन परियोजना। इसकी जब शुरुआत स्थापना कब हुआ था, 1853 में, जब पहली बार भारत में रेल चला था। नेक्स्ट है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो बिहार में कौन सा होगा, तो भैया बिहार, कांठी तो बिहार में ही है, कहलगांव भी बिहार में भागलपुर में। ठीक है, कांठी कहाँ, मुजफ्फरपुर में। नबीनगर कहाँ है, ये नबीनगर अपना औरंगाबाद में है। तो यानी कि ये सभी है। ठीक है, ये सभी बिहार में है। नेक्स्ट है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, पहले भी आपको बता दिए मुजफ्फरपुर में ये है। नेक्स्ट है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो कहाँ संभावना है, हिमालय क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कि पायराइट खनिज है, तो पायराइट क्या है, एक धातु है, तो ये धात्विक खनिज है। इसका करेक्ट आंसर हो गया धात्विक खनिज है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 10। ठीक है, 10 है। और कितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कितना विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो भारत में तो 10 विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र विकसित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, यानी कि बिहार के सोना अयस्क से कितना प्रति टन है शुद्ध सोना प्राप्त होता है, तो ये होता है 0.1 से 0.6 ग्राम होता है, बस मात्र इतना ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सर्वाधिक सोना की बात करें तो सर्वाधिक सोना बिहार में कहाँ होता है, तो बिहार में सर्वाधिक सोना वो जम्मू जिला में। ठीक है, याद रखना है। और सर्वाधिक सोना वाला राज्य पूछे तो वो है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 44.20 मेगावाट है ना, 44.20 मेगावाट। नेक्स्ट है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर आ जाता है बिहार उद्योग एवं परिवहन है, बिहार उद्योग एवं परिवहन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर है ना ऑप्शन देख लेंगे। तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है अथवा रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, ये आपको है कहाँ, जमालपुर में। ठीक है, याद रखना है, जमालपुर में है ये। नेक्स्ट है कि मंदार पहाड़ी जो है, मंदार हिल्स जो है, ये कहाँ है, तो बांका में है ना, मंदार हिल्स कहाँ है, बांका में है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी हो गया बांका में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है, तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई 6283 किलोमीटर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो रज्जू मार्ग यानी रोपवे ये कहाँ है, राजगीर में है ना। नेक्स्ट है आपका बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन की थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग है ना, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो सिगरेट का कारखाना है ये मुंगेर में है। भीमबांध कहाँ है, मुंगेर में है। बंदू कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। पहला जो योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया पूरे भारत में, तो ये
विश्वविद्यालय पहला जो है वो मुंगेर में ही स्थापित किया गया है। जब मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो मीर कासिम ने बनाया था। मुंगेर को मीर कासिम ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये है NH, इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 और 2 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो अशोक पेपर मिल ये है समस्तीपुर में। ठीक है, अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में। अच्छा, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध वो कौन सा है, तो वह नेपानगर है, कहाँ, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो कांच उद्योग स्थापित है हाजीपुर में। ठीक है, केला सर्वाधिक कहाँ होता है, तो हाजीपुर में ये। नेक्स्ट है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो रेल परिवहन का शुभारंभ बिहार में ये माना जाता है कब से, 1862 से। नेक्स्ट है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद्य कारखाना ये कहाँ है, बरौनी में है। ठीक है, तेल सोदा कारखाना भी बरौनी में है। नेक्स्ट है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है, तो कालीन तैयार होता है कहाँ, दाऊद नगर में। दाऊद नगर कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। और नबी नगर कहाँ है, वो भी नबी नगर जो सुपर थर्मल पावर है वो भी औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, तो राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है पटना के किस घाट पर है, तो ये है महेंद्रू घाट पर है ना। महेंद्रू घाट आप लोग जाते होंगे, है ना, महेंद्रू घाट पर। नेक्स्ट है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसमें क्या पूछा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, अथवा बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये है पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पटना में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा अगर जिला पूछे तो वो तो है पश्चिम चंपारण है। ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला हो गया पटना। सबसे बड़ा जिला अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो पश्चिम चंपारण है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो शिवहर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है वो पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो वह है शेखपुरा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर राज्य रोहतास है। न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, तो पूर्णिया है। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य जिला पूछे, सॉरी, जो साक्षर जो जिला है वो रोहतास है। न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जिला बिहार में कौन सा है, तो गोपालगंज है। और न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। नेक्स्ट है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का जो नगर का विकास हुआ था का मध्य युग में हुआ था। और सासाराम से और क्या याद रखना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में ही है। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना, है ना। गुरु गोविंद सिंह से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इनका जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था मालूम, इसका हुआ था 1666 में हुआ था, 1666। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। पटना के ये पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। इनका पिता का नाम था तेग बहादुर, है ना। गुरु तेग बहादुर का ये पुत्र थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। और माता का नाम था गुजरी, है ना, गुजरी देवी। और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा और फारसी कहाँ सीखा था, शिक्षा कहाँ हुई और फारसी कहाँ इन्होंने सीखा था, तो ये आनंदपुर साहिब में सीखा था, जो कि पंजाब में। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, ये 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु है, ये ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली किसने चलाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। स्वयं को सच्चा बादशाह किसने कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, सिख से बात करते हैं और थोड़ा एक दो को याद रख लीजिए। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव का भी जन्म आपको याद रखना है। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था, कहाँ, तलवंडी में हुआ था। उनका जो अभी नाम है ननकाना साहिब है। नेक्स्ट है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, अथवा बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार का गठन अगर पूछे, बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को ही हुआ था। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में हुआ था। ठीक है,
ये चीज़ें याद रखना है। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ठीक है। और भारत की राजधानी जो है कोलकाता से नई दिल्ली, ये घोषणा कब हुआ था? 1911 में हुआ था। लेकिन ये फिर बन गया था कब? बिहार की राजधानी मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली कब स्थानांतरित हो गया था? 1912 में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो भारत की आबादी थी 140 करोड़, नहीं 121 करोड़ था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 121 करोड़ था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया? 144 करोड़ हो गया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, अथवा बिहार झारखंड का जो विभाजन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 2000 में 3 राज्य बना था, ठीक है। कौन कौन बना था, कब गठन हुआ था, ये याद रखना है। तो 3 राज्य कौन कौन सा बना था? एक छत्तीसगढ़ था, ठीक है, छत्तीसगढ़, और एक था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, और एक था झारखंड। 3 राज्य का गठन हुआ था। तीनों को याद रखना है, सीरियल से हुआ था। देखिए 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़, और 1 नवंबर को था, और 9 नवंबर 2000 को हुआ उत्तराखंड का अलग हुआ था, और मतलब उत्तराखंड राज्य बना था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है, सीरियल से याद रखना है। 2000 में मतलब 2000 ईस्वी में 3 राज्य, नया राज्य बना था। याद कैसे रखना है? छप्पर, उरा, झार के, यानी छप्पर से छत्तीसगढ़ हो गया, उरा यानी उत्तराखंड, झार के यानी झारखंड, है ना। छप्पर, उरा, झार के सीरियल से याद रहेगा। पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड, और तीनों कब हुआ था? 2000 में तीनों राज्य का गठन हुआ था। और एक सबसे लाटेस्ट जो नया राज्य अभी गठन हुआ है उसको याद रखना है, कौन सा है? तेलंगाना राज्य, 2 जून 2014 को गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहाँ? सिवान में हुआ था, सिवान के जीरादेई में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कई प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिवान के जीरादेई में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 1946 के अंतरिम सरकार में ये खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। याद ऐसे रख लीजिए कि खाद्य पूछा यानी प्रसाद को खाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको रिलेट करके याद रखें ताकि आप भूले नहीं, कन्फ्यूजन ना हो। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी प्रसाद को खाते हैं, खाते यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो सर्वाधिक आबादी जो है ये पटना में है, ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था बोध गया में, है ना, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, और कौन सा? फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर स्थान ये है आपका दरभंगा में, ठीक है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये था वैशाली में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वो वैशाली ही थी। नेक्स्ट है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी गणतंत्र जो है ये कहाँ था? तो बिहार में ही था, ठीक है, याद रखना है, बिहार में ही था। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो ये है कितना मालूम? 10.5%, ठीक है। और ग्रामीण आबादी कितना है? तो 10.5% हो गया नगरीय यानी शहरी, तो ग्रामीण आबादी है 89.5% है। नेक्स्ट है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो बिहार में 2001 में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 9 करोड़ से अधिक थी। वर्तमान में कितना है? तो 14 करोड़ हो गया, ठीक है, यह याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1991 और 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो कितना? 28.63% है ना, 28.63% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य का था? तो मेघालय का। और जो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछें
तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दशक की वृद्धि मेघालय का रहा और निगेटिव किसका रहा, नागालैंड का। नेक्स्ट एक बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो ग्रामीण आबादी कितना है, 89.5%, और नगरीय आबादी 10.5%। नेक्स्ट है कि बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है, तो प्राचीन नगर इसमें से कौन नहीं है, तो पाटलिपुत्र प्राचीन है, नालंदा है, वैशाली है, छपरा जो है प्राचीन नगर नहीं है। नेक्स्ट है वो विभाजित बिहार में एकमात्र नगरीय नियोजित नगर था, तो वो विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर वो कौन था, ये था टाटा नगर है, नियोजित नगर टाटा नगर था। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ठीक है। इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी, जैसे कुछ आप नहीं भी पढ़ें कभी तो थोड़ा सा आइडिया लगा के मार सकते हैं। प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जैसे सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा, बाढ़ ये सब क्या प्राकृतिक आपदा। तो आतंकवाद जो है या तो महामारी या तो हिंसा, ये सब क्या आदमी मनुष्य द्वारा ये फैला हुआ है। आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है, तो भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है, ठीक है, याद रखना है सिस्मोग्राफ। अच्छा भूकंप का जो होता है किस में मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और भूकंप की बात करें तो भूकंप वो 3 तरह के तरंगे उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। 3 तरह का उसमें होता है भूकंप में, ठीक है। वो होता है पहले पी तरंग होता है, और फिर होता है एस तरंग, और होता है एल तरंग, ठीक है। 3 प्रकार की उसमें तरंगे होती है भूकंप में। सबसे पहले जो आता है पृथ्वी पर, ऊपर पृथ्वी की सतह पर, वो पी तरंगे आता है, पहले पी है ना, पहले से पी याद रखना है। और सेकेंड में एस, एस से सेकेंड, और एल से लास्ट में आता है एल, ठीक है। ये सीरियल से आपको याद रखेगा, पहले पी है ना, पो से पहले, पो से पी जो तरंग है वो पहले आता है, और सेकेंड एस से सेकेंड है ना, एस से सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी सेकेंड में आता है एस तरंगे और लास्ट में आता है एल तरंगे, ठीक है। एल तरंगे को ही एक सतही तरंग भी कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहले तो पूछ देगा पहले कौन सा आता है, तो आपको याद रखना पो से पहले, पो से पी, सेकेंड में एस और एल लास्ट। सबसे अधिक वेग किसका होता है, तो पी का होता है, क्योंकि पी का होता है सबसे अधिक, इसलिए सबसे पहले आ जाता है। सबसे कम होता है एल का, तो इसलिए लास्ट में आता है, ठीक है। और सबसे हानिकारक तरंग अगर पूछे, सबसे विनाशकारी, तो वो एल तरंग है, ठीक है। इसे सतही तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। बैरोमीटर यहाँ पर है, बैरोमीटर क्या है, तो ये वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। और एनीमोमीटर क्या है, ये वायु की गति मापने वाला है। और नीचे क्या है, थर्मामीटर, ये तापमान मापने वाला है। नेक्स्ट है कि मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव द्वारा जो आपदा आती है वो कौन सा है, तो वो आतंकवाद होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ये सब क्या प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है सुनामी संबंधित है, तो सुनामी क्या है, समुद्र से संबंधित है। सुनामी कहते किसको है, जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है अगर जोर से, यानी कि समुद्र के अंदर भूकंप जो आता है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी ज़ोर से, तो वो सुनामी कहलाता है, ठीक है। सुनामी ये कहा जाता है। नेक्स्ट है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव द्वारा कौन सा नहीं है, आतंकवाद। और आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है, ठीक है, मानव जनित आपदा है ये। और रेल दुर्घटना ये भी है, ठीक है। और सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित है, ये नहीं है। सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा इसमें से कौन सा नहीं है, तो सांप्रदायिक दंगा ये है, आतंकवाद भी है, रेल दुर्घटना भी है, यानी आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, तो इसका मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण। नेक्स्ट है कि इनमें में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा जो नहीं है कौन सा, हिंसा, ये नहीं है। बाकी बाढ़, भूकंप और सुखाड़ क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। तो कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ कैसे होगा, है ना, तो इसको ऑप्शन से भी छांट के आप मार सकते हैं। कृषि सुखाड़ होगा किसके कारण, तो ये जल के अभाव में होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुखाड़ या सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो क्या है,
तो जल में कमी है, जल या वर्षा की कमी से सुखाड़ होता है। नेक्स्ट है कि नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, ये भी है, और वर्षा की अधिकता, ये भी है। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, अथवा बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त सबसे ज़्यादा है बिहार का? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है वो कहाँ आता है? वो आता है आपका उत्तर बिहार में। ठीक है, उत्तरी साइड आता है बिहार का, उत्तर बिहार में। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो सर्वाधिक सूखा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण बिहार। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित उत्तर, और सूखा हो जाएगा दक्षिण बिहार। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, ये भी है, स्वयंसेवी संगठन, ये भी है, गांव और मोहल्ले के लोग, ये भी आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो किस प्रकार का? तो सुखाड़ क्या है? तो एक ये प्राकृतिक आपदा है ये। नेक्स्ट है कि बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? तो ये एक प्राकृतिक आपदा है ना। इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया है क्या सब? प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को ये क्या कहते हैं? सुनामी, है ना, क्योंकि अंदर में क्या हुआ? भूकंप आ गया है। नेक्स्ट है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप, ये पेटी में आता है? तो ये जोन 5 में आता है ना। गुजरात का कच्छकरण जो है ये जोन 5 में आता है। नेक्स्ट है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो सबसे अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो सबसे विनाशकारी कौन सा मालूम? तो सबसे विनाशकारी है आपका एल, जो कि लास्ट में आता है ना। एल जो है सबसे लास्ट में आता है, ये सबसे विनाशकारी है। ठीक है, और ये सतही तरंग भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है केंद्र में। ठीक है, और पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है वो अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अंदर बात जो होता है पृथ्वी के अंदर वाला वो केंद्र, अब पृथ्वी के सतह पर जो है सबसे पहले जिस सतह पर आएगा वो कहलाता क्या? अधिकेंद्र कहलाता है, यानी एपी सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो इसमें बलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र और महासागरीय गर्त, ये सभी भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण करना चाहिए कहाँ? सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप की भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति होना चाहिए मालूम कैसा? आयताकार होना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर स्थित केंद्र जो है वो क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऊपर में आता है एपी सेंटर कहलाता है, जो अंदर जहाँ पहले होता है पृथ्वी के अंदर वो केंद्र कहलाता है ना, भूकंप केंद्र। नेक्स्ट है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी ये आता है कहाँ? समुद्र में आता है ना, समुद्र के अंदर भूकंप जो आता है उसे सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक संवेदनशील नगर है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूकंप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली तरंग पौ से पहली, पौ से पी, सेकेंड एस, एस से सेकेंड, एस से एस, लास्ट एल। नेक्स्ट है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो विश्व के किस हिस्से में? तो बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, वो भूकंप केंद्र कहलाता है। अब पृथ्वी के सतह पर जो पहली बार आता है जहाँ जिस बिंदु पर, वो अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है?
तो सुनामी का मुख्य कारण है क्या? समुद्री भूकंप है ना, समुद्री भूकंप। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है? अवरक्त किरण। अवरक्त जो किरण होता है इसी का प्रयोग है ना टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो आग लगे क्या करेंगे? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इस टाइप के भी एक दो प्रश्न पूछा जा रहता है। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग बेस्ट पे रहता है, जो आप कभी नहीं भी पढ़ें लेकिन आप सोच के आप उसको ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो जाना चाहिए कहाँ? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर आ गया है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है ना। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है सुदूर संवेदी उपग्रह है ना, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दूर संचार के लिए किया जाता है। अच्छा, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? तो वो देहरादून में है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये भूकंप में किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त, अवरक्त यानी जो रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगे का ही प्रयोग किया जाता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय साधन आपका क्या हो गया है? तो वो मोबाइल हो गया। ठीक है, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का केबल का टूट जाना। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो भूकंप प्रभावित है कितना? 56% भूमि भूकंप प्रभावित है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से अंतरिक्ष जो है वैकल्पिक संचार साधन नहीं है। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर आ जाता है आपदा और सह अस्तित्व। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा आप ऑप्शन देख के ही आप समझ जाइएगा प्राकृतिक आपदा कौन सा है। तो भूकंप है ना, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट है भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है ये। नेक्स्ट है अगला चैप्टर आता है लास्ट, और ये चैप्टर है आपका मानचित्र अध्ययन और उच्चावच निरूपण। ये आपके सिलेबस में ये ज्योग्राफी का आपका लास्ट चैप्टर है मानचित्र अध्ययन है ना। इसका पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो नीले ये भाग को दर्शाया जाता है किसको मालूम? जल को। ठीक है, समुद्र या तो जल को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मानचित्र में कुछ रंग है जिससे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद रखना है। जैसे नीला रंग है नदियाँ या तो जल को दर्शाता है, लाल रंग सड़क को दर्शाता है, काला रंग रेलवे मार्ग को दर्शाता है, हरा रंग जो है वन या तो मैदान को दर्शाता है, पीला रंग जो है ये कृषि क्षेत्र को दर्शाता है, अब भूरा रंग जो है पर्वतों को दर्शाता है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है कि तल चिन्ह जो है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयां को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट एक उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। नेक्स्ट है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो नीले रंग को नदियाँ यानी जल को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम से किया जाता है। नेक्स्ट है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच है ना, जैसे कि छोटी महीन रेखा को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच की विधि प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हेस्यूर कहा जाता है। ठीक है,
हेस्यूर कहा जाता है। और हेस्यूर विधि की खोज किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 10 का संपूर्ण भूगोल होता है समाप्त। ठीक है, और जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, ये इसलिए ये वीडियो आपको सभी क्वेश्चन इसका याद रखना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें।